अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनीशन देखते हैं। सो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिफरेंट आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मैथ फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। सो रिलेटिव अबंडेंस को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक गिवन सैंपल के अंदर, एक एलिमेंट के गिवन सैंपल में किसी आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं आप मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से, आइसोटोप्स का मैथ भी फाइंड कर सकते हैं और आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element is called mass spectrometer। ठीक है। सो ये रिलेटिव अबंडेंस को भी फाइंड करता है और साथ में आइसोटोप्स को सेपरेट भी करता है। ये जो फिनोमिना है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर का, दिस इज़ कॉल्ड मैथ स्पेक्ट्रोमीटरी। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास दो किस्म के मैथ स्पेक्ट्रोमीटर्स थे, ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड डेम्पस्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ऑस्टन्स के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। ये पहला डिज़ाइन किया गया जो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर था वो ऑस्टन की तरफ से था। फर्स्ट मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, वो ऑस्टन ने डिज़ाइन किया था और इसको इस्तेमाल किया जाता था। इट वाज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद नंबर 2 पे डेम्पस्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्पस्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर को डेम्पस्टर ने डिज़ाइन किया और इसकी जो है एक स्पेसिफिसिटी ये है कि इट वाज डिज़ाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। यानी ऐसे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को ये आइडेंटिफाई करता है जो कि सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। तो उनके लिए डेम्पस्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो स्पेसिफिक है। तो ये दो किस्म के मैथ स्पेक्ट्रोमीटर हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं, ऑस्टन्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एंड डेम्पस्टर्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। उसके बाद डेफिनीशन और टाइप्स के बाद फिर हम इसकी देख रहे हैं कि मैथ स्पेक्ट्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है। सो उसके लिए 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। नंबर 1 है डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट प्रोड्यूस देयर ओन पॉजिटिव आइंस। हर आइसोटोप अपने पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करता है। अब थोड़ा रिमाइंड करें, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका डिफरेंट मैस नंबर होता है, जिनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आइसोटोप्स का एटॉमिक मैस डिफरेंट होगा तो उनके पॉजिटिव चार्जेस भी, उनसे बनने वाले पॉजिटिव चार्जेस भी क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। सो ये पहला पॉइंट है, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट प्रोड्यूस देयर ओन पॉजिटिव आइंस। नंबर 2 है पॉजिटिव आइन ऑफ ईच आइसोटोप हैज़ इट्स ओन मैस टू चार्ज वैल्यू। ठीक है। हर आइसोटोप के लिए चूँकि एटॉमिक मैस मुख्तलिफ है, साइज़ मुख्तलिफ है, तो हर आइसोटोप के पॉजिटिव आइन की अपनी मैस टू चार्ज वैल्यू होगी। ठीक है। मैस टू चार्ज वैल्यू डिफरेंट होगी हर आइसोटोप के पॉजिटिव आइंस के लिए। नंबर 3 है पॉजिटिव आइन ऑफ द आइसोटोप्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। और फिर इनको इन्हीं मैस टू चार्ज वैल्यू की बिना पर, जो कि डिफरेंट आइसोटोप के पॉजिटिव आइंस के लिए डिफरेंट है, तो फिर हम इन्हीं मैस टू चार्ज वैल्यूज़ की बिना पर उन पॉजिटिव आइंस को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। सो दैट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। 3 पॉइंट्स के अंदर आपने इसको डिस्कस किया है कि हर आइसोटोप अपने मुख्तलिफ पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करता है, हर आइसोटोप के पॉजिटिव आइंस के लिए अपनी मैस टू चार्ज वैल्यू है और इन आइसोटोप्स को सेपरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज वैल्यू। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, हम इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं इन डिटेल। तो जो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग है उसको आप 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ द वेपोराइजेशन, सेकंड स्टेप इज़ द आयोनाइजेशन,
थर्ड स्टेप इज़ द एक्सेलरेशन, फोर्थ वन इज़ डिफ्लेक्शन एंड फिफ्थ वन इज़ डिटेक्शन। ये 5 स्टेप हैं वर्किंग के, मैस स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग के अंदर जो होते हैं, ठीक है। सो इनको हम 1 बाय 1 जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है वेपोराइजेशन। अब देखिए नाम से ही जाहिर है इसमें क्या होगा, वेपर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो सब्सटेंस होगा, द सब्सटेंस अंडर एनालिसिस, जिसके आइसोटोप्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं, जिसके आइसोटोप्स का आप मैस फाइंड करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स का आप रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो वो जो सब्सटेंस है इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। पहले उसको किस में चेंज करेंगे, वेपर्स के अंदर चेंज करेंगे। अगर आपका सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है तो ये वाला स्टेप होगा, क्योंकि सॉलिड को या लिक्विड को आप वेपर्स में चेंज करेंगे। अगर वो पहले से ही आपका जो एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट के अंदर है तो इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। सो वेपोराइजेशन के स्टेप की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तो वो पहले ही गैसियस फॉर्म में है, तो पहले ही वेपर्स की फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको वेपोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कहता है कि नोट कीजिएगा, प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज़ केप्ट वेरी लो। जब आपने इन वेपर्स को, इस सब्सटेंस के वेपर्स को मैस स्पेक्ट्रोमीटर में लेके जाना है, इनका प्रेशर आपने लो रखना है। कितना रखना है, अबाउट 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर, ठीक है। नंबर 2 दैट इज़ आयोनाइजेशन। तो अब इसमें क्या होगा, जो पहले स्टेप के अंदर वेपर्स बने थे, एटम्स गैसियस फॉर्म में आ गए थे, अब उनको आयोनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 4 जो है वो हमने सेंटेंसेस जो है वो ऐड किए हैं आयोनाइजेशन के स्टेप के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो आपके वेपर हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के आयोनाइजेशन चेम्बर में एंटर होंगे। उस आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या हो रहा होगा, उन वेपर्स के ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाएंगे, उसके ऊपर आके टकरा रहे होंगे उन वेपर्स के ऊपर। तो इस स्टेप से क्या होगा कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेपर्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो उनको क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे। दिस कॉजेज द आयोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इन वेपर्स स्टेट। तो इस फॉर्म में क्या होगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइसोटोप्स हैं उनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, उनमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे और वो पॉजिटिव आइंस बना देंगे। फिर वो कहता है डिफरेंट आइसोटोप्स प्रोड्यूस देयर ओन पॉजिटिव आइंस। हर आइसोटोप्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पॉजिटिव आइंस पैदा होते हैं विद डेफिनेट एम ओवर ई वैल्यू, जिनके लिए एम ओवर ई वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि उनका मैस मुख्तलिफ है तो उनकी एम ओवर ई वैल्यू भी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, ठीक है। नंबर 3 स्टेप है एक्सेलरेशन। देखिए पहला स्टेप था वेपोराइजेशन, आपने अपने सब्सटेंस को जो भी गिवन था, जो भी एलिमेंट था उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप में आप उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में ले गए, उसको आयोनाइज करवाया, ठीक है, उससे पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करवाए। नंबर 3 प्रोसेस है एक्सेलरेशन। तो इसमें देखें वो जो पॉजिटिव आइंस हमने प्रोड्यूस करवाए हैं उनकी स्पीड में इजाफा किया जाएगा, उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा इस स्टेप के अंदर। तो ये एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, इस एक्सेलरेशन के लिए दिस इज़ डन बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 टू 2000 वोल्ट्स। ये कैसे हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे 500 से लेकर 2000 वोल्ट का, कहाँ पे, बिटवीन द परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। यानी कि हम उन पॉजिटिव के सामने नेगेटिव ग्रिड रख देंगे, पॉजिटिव चार्जेस के सामने नेगेटिव ग्रिड रख देंगे, उस नेगेटिव उसके ऊपर जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उस नेगेटिव प्लेट के ऊपर। अब वो जो प्लेट होगी वो परफोरेटेड होगी, उसमें सुराख होंगे, तो वो जो आपकी प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज रखती है और उधर पॉजिटिव आइंस हैं, तो ये पॉजिटिव आइंस को ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आइंस जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेट होके उस पॉजिटिव प्लेट के साथ ये चिपक नहीं जाते, बल्कि ये पॉजिटिव प्लेट की सुराखों से गुजर करके आगे चले जाते हैं। तो इस स्टेप में हमने परफोरेटेड प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके नेगेटिव ग्रिड के ज़रिए से उन पॉजिटिव को क्या किया है, खींचा है, अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से उनमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है डिफ्लेक्शन। अब वो जो पॉजिटिव आइंस हैं जो एक्सेलरेट हो चुके थे एक्सेलरेशन के प्रोसेस में, हम उन्हें गुजारने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में से। फ़र्ज़ करें जी उसकी स्ट्रेंथ है H,
तो उन एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आइंस को हम कहाँ से गुजार रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में से, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, H है। मैग्नेटिक फील्ड काजेज द डिफ्लेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ दीज पॉजिटिव आइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना है, उन आइंस को डिफ्लेक्ट कराना है और सेपरेट कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। अब यहाँ पर सिंपल सा यूँ होगा कि ऐसा पॉजिटिव आइन जो साइज में बड़ा है, मैस में बड़ा है, उस पर डिफ्लेक्शन का असर कम होगा, वो दूर जाके गिरेगा। जो होगा छोटा पॉजिटिव आइन जिसका साइज कम होगा, जिसका मैस कम होगा, वो नज़दीक गिरेगा, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन का असर ज़्यादा होगा। ठीक है। द डिफ्लेक्टेड पॉजिटिव आइंस मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। जब पॉजिटिव आइंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो वो इनको डिफ्लेक्ट कराएगा डाउनवर्ड। तो ये जो पॉजिटिव आइंस हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए नीचे आएंगे। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस वो कह रहा है आर होगा। ठीक है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव आइन दूर जाके गिरेगा, यानी जिसका मैस बड़ा होगा वो दूर जाके गिरेगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। और जो आइन जो है वो नज़दीक गिरेगा, जिसका मैस कम होगा, जिसकी मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगी, तो उसका रेडियस भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो नज़दीक गिर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि ये पॉइंट आपने नोट करना है, स्मॉलर द मैस टू चार्ज वैल्यू ऑफ द आइन लार्जर विल बी इट्स डिफ्लेक्शन एंड वाइस वर्सा। कि मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगी, डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। मैस टू चार्ज वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी छोटे साइज़ के आइंस पर डिफ्लेक्शन का असर ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ के आइंस पर डिफ्लेक्शन का असर कम होता है। ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन है। मज़ीद हमने इसको जो है डिफ्लेक्शन, ये नेक्स्ट जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम भी दिखाई हुई है। उसमें आप देखें कि सैंपल जो है वो एंटर होता है वेपर फेज़ के अंदर, फिर उसके बाद जैसे ही सैंपल एंटर होता है वेपर्स में, तो उस वेपर्स को आयोनाइज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए से, फिर उनको एक्सेलरेट किया गया, प्लेट्स में से गुजारा गया, नेगेटिव प्लेट्स में से, परफोरेटेड प्लेट्स में से 500 से लेकर 2000 वोल्ट का हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। फिर उस एक्सेलरेटेड बीम को हमने जैसे ही मैग्नेट में से गुजारा तो मैग्नेट ने क्या कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया है उन बीम्स को। ये किस बिना पर ये सेपरेशन हुई है, ये सेपरेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। ठीक है। फिर एंड पे आपने लगाया हुआ है डिटेक्टर। डिटेक्टर भी इसको कहते हैं, आइन कलेक्टर भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर भी इसको कहते हैं। तो ये उन पॉजिटिव आइंस को कलेक्ट करेगा और उनसे करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब फोर्थ वन डिफ्लेक्शन को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे। डिफ्लेक्शन के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला भी आप लोगों की बुक में दिया गया है। दैट फार्मूला इज़ m/e इज इक्वल टू h² r² / 2e। यहाँ पर h क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, e क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, r क्या है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है जिसमें पॉजिटिव आइन मूव करके डिफ्लेक्ट करके आया है। ठीक है। अब इसमें कुछ और की पॉइंट्स जो है वो डिफ्लेक्शन वाले स्टेप में मैंने बनाए हुए हैं। डिफ्लेक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस टू चार्ज वैल्यू ऑफ द आइन। मैस टू चार्ज वैल्यू ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी, मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगी, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। नंबर 2 कहता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कम होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, वो नज़दीक गिरेगा तो कम रेडियस के अंदर वो मूव करके जाएगा। अगर डिफ्लेक्शन जो है वो कम होगी तो वो आइन दूर जाके गिरेगा और उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये दोनों भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहता है हायर द डिफ्लेक्शन स्मॉलर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड वाइस वर्सा। नंबर 3 वो कहता है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस टू चार्ज वैल्यू। मैस टू चार्ज वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी मैस ज़्यादा होगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगी, सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। नंबर 5 स्टेप है और लास्ट स्टेप है कि इसमें जो पॉजिटिव आइंस सेपरेट हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज वैल्यू, अब वो जाके डिटेक्टर पे गिरेंगे।
अब वो इलेक्ट्रोमीटर पे गिरेंगे या फिर उसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, ये उन पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। उन पॉजिटिव आयन से क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। उस इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ से हम रिलेटिव अबंडेंस का अंदाज़ा लगाएंगे। किस चीज़ से रिलेटिव अबंडेंस का अंदाज़ा लगाएंगे, करंट की स्ट्रेंथ से। सो ये पहली चीज़ हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से फाइंड कर ली है, दैट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। कैसे फाइंड किया कि जो सेपरेटेड पॉजिटिव आयंस थे वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरे और उस इलेक्ट्रोमीटर ने उन आयन से करंट प्रोड्यूस करवाया। उस करंट की ताकत से, करंट की स्ट्रेंथ से हमने क्या फाइंड किया, रिलेटिव अबंडेंस। फिर मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स के अंदर तो हमें ये कंपैरिजन करने की भी, करंट की स्ट्रेंथ को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स के अंदर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ ना इलेक्ट्रोमीटर में, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, मज़ीद बढ़ाया जाता है और फिर उसको एक रिकॉर्डर के अंदर फेड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है, दिस रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ बिटवीन मैस नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस। ये जो रिकॉर्डर है ये ऑटोमेटिक आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफ बना देता है जिसमें रिलेटिव अबंडेंस और मैस नंबर होते हैं। रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पर लिया जाता है, मैस नंबर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ग्राफ के अंदर भी दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे अबंडेंस ली गई है, एक्स एक्सिस पे मैस लिया गया 19, 20, 21, ये मैस नंबर है। उसमें देखें जी नियॉन 20 वाले एलिमेंट की अबंडेंस कितनी है, 90.92%। नियॉन 21 एटॉमिक मास वाले आइसोटोप की कितनी है, 0.26 और 22 वाले की कितनी है, 8.82। इस ग्राफ के अंदर आपने जो टेक्निकलिटी देखनी है, नंबर ऑफ पीक्स की तादाद कितनी है ये हमें बताएगा नंबर ऑफ आइसोटोप्स। देखिए 3 है ना यहाँ पे पीक्स, तो यहाँ पे 3 आइसोटोप हैं नियॉन के। और ये जो हाइट है पीक की, ये हमें बताएगी कि रिलेटिव अबंडेंस कितना है, यानी कि ये पीक कितना ऊपर जा रही है, ये हमें बताएगी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट कंपैरिजन। अब ये लास्ट वन है। अब हमने रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर ली और आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर लिया। हमने 3 काम जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से लेने थे। एक आइसोटोप्स को सेपरेट करना था, उनकी रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करना था, नंबर 2। और नंबर 3 हमने क्या करना था कि उसका एग्जैक्ट मैस फाइंड करना था। अब एग्जैक्ट मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास वही रिलेटिव एटॉमिक मैस वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें। सो एग्जैक्ट मैस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट को कार्बन 12 के साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, और फिर कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मैस फाइंड करेंगे। सो तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। आइसोटोप्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हुए आइसोटोप्स को सेपरेट कर लिया। ठीक है, नंबर 2 रिलेटिव अबंडेंस फाइंड कर ली करंट की स्ट्रेंथ से और मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ से। नंबर 3 हमने कार्बन 12 के साथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके उसके साथ कंपैरिजन करके हमने आइसोटोप्स का क्या फाइंड कर लिया है, एटॉमिक मैस, एग्जैक्ट मैस फाइंड कर लिया है। सो दैट इज़ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मैस फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। उस डिवाइस को मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने बार बार जो है वो समझना है, लिखना भी है आपने इसको। तो इसको बार बार देखिएगा। अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन